that you should give space for people to fail. No, if you are making them accountable, they will never make a creative attempt. Creative attempt तो होगा ही नहीं ना. Your solutions will never be, at higher level you have to basically strategize and you have to identify the issues. जो field level की experience जो होती है ना, field level की experience that matters, how to deal, because उसमें आपके stakeholders जो है, the stakeholders are there diverse. देखा कि accidents दो सूरत में होते हैं. एक तो if you have very good roads and if you have very bad roads, right? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जिस शख्सियत का इंतखाब हमने किया है उनसे आप सब खूब वाकिफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर रफ़ीक अहमद रफ़ीक साहब की, एक डिस्टिंग्विश्ड सिविल इंजीनियर, अर्बन प्लानर, जिनका 40 ईयर से ज़्यादा तजुर्बा है पब्लिक सर्विस का, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड इंजीनियरिंग, पब्लिक सेक्टर लीडरशिप जम्मू कश्मीर में ये ग्रेजुएट हैं रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर से, और इन्होंने मास्टरी की है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली में। ऐसा कॉम्बिनेशन एक आर्किटेक्चर का और एक सिविल इंजीनियर होने का इनको एजाज़ है इस चीज़ का। और ये रिटायर्ड सिविल चीफ इंजीनियर R&B से हुए हैं, चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर। ही हैज़ प्लेड ए key role in PMGSY rural road connectivity programs, delivering hundreds of kilometers of roads connecting rural far-flung areas of Jammu Kashmir. In addition to his government services, he has served as a dispute resolution board member, worked for Smart City, Srinagar Smart City projects, contributing towards urban planning initiatives including Srinagar core area development. Welcome sir, welcome to the show. Thank you Irfan Sahab for inviting me and sharing some thoughts about our professional life, or जो भी the career we have basically spanned for 42 years. I am very thankful that you have chosen me as one of the guests. सर आपका इंतखाब तो लाजमी था, बिकॉज यू आर वन ऑफ द डिग्निटरीज जो जिनकी तरफ देखकर हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं वो सब देखते हैं कि काश हम इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंच जाए। आपकी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं सर। जो आपका जो ये जो कॉम्बिनेशन है सिविल इंजीनियरिंग प्लस जो है आर्किटेक्चर प्लानिंग, तो हाउ दिस ड्यूअल जो है दोनों चीज़ें, हाउ दिस I'll tell you basically जो हम the time when we have graduated or when we were in schools or some, उस टाइम इतना एक्सपोजर नहीं था। आज की डेट में द लेवल ऑफ एक्सपोजर वेरी हाई, द इंफॉर्मेशन जो भी है, द इंफॉर्मेशन फ्लो आज की डेट में इतना हाई है। हमारे जब व्हेन वी वर बेसिकली टू चूज़ आवर प्रोफेशन, उस टाइम इतना हाई नहीं था। लेकिन मेरा मानना है थिंग्स हैपन बाय सम सुपर नेचुरल पावर, हमेशा होता है। आई बिलीव एंड यू आल्सो मस्ट बी बिलीविंग दैट हमारी पर्सनैलिटी जो है, जो द गॉड द वे ही हैज़ क्रिएटेड अस, ये एक प्रोग्राम्ड होता है। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे का या इसकी इंक्लिनेशन, दिस इंक्लिनेशन इज बेसिकली देयर इज ऑलवेज ए, जैसे हमारे कंप्यूटर में बैकअप होता है, इसी तरह एक पर्सनैलिटी बैकअप पर्सनैलिटी रहती है। ऑफ कोर्स आई नो बेसिकली इवन एट आवर पॉइंट ऑफ टाइम वी वर नॉट नोइंग इंजीनियरिंग के ब्रांचेस। आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, हमें ब्रांचेस का भी इतना पता एक्सपोजर नहीं होता था व्हेन वी वर टू चूज़ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो उस टाइम बहुत कम एक्सपोजर था, बट एक इंक्लिनेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ आज की डेट में आई एम अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ बैकअप पर्सनैलिटी, जिसको एक इंक्लिनेशन होती है। माई इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स आर्किटेक्चर, आई डोंट नो समहाउ क्रिएटिंग समथिंग, बिकॉज बीइंग ए क्रिएटिव माइंड, या आपके आज के बच्चों में मैंने देखा है क्रिएटिविटी नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू इट शुड हैव अ करेज टू फेल, बिकॉज क्रिएटिविटी उसमें फेलियर्स के भी बहुत चांस रहते हैं। तो एक थोड़ा इनसाइड में कुछ एक बैकअप पर्सनैलिटी में थोड़ा आर्किटेक्चरल स्पेस रिलेटेड था, ऐसा कुछ नहीं था। देन जैसे एवरीबडी वाज फ्लोइंग दैट हम 11th के बाद ही गए थे, उसके बाद वी गॉट इनटू इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में भी अभी सिविल इंजीनियरिंग का इतना एक्सपोजर भी नहीं था, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। सो आहिस्ता आहिस्ता, बट दैट जो बैकअप पर्सनैलिटी था दैट वाज ऑलवेज एट वर्क, मतलब दैट वो अब
वो एक्चुअली हर एक के बंदे के अंदर एक जैसे कोई राइटर, इवन सम इंजीनियर्स यू विल फाइंड सम गुड राइटर्स, एक ये अंदर की एक इग्निशन होती है. तो दिस वाज अगेन व्हेन आई ग्रेजुएटेड देन आई वेंट टू दिल्ली. हम थोड़ा वहाँ जॉब कर रहे थे प्राइवेट में, एंड आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लानिंग फ्रॉम SPA. I appeared in a test. That was the first test I have appeared without stress. There was nothing to lose, nothing. That is the test I appeared, without any preparation. मैं गया and I never knew it's one of the prestigious institutions. I'm very surprised. जब मैं गया I got selected and उसी दिन 2 दिन के बाद शायद उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाला. And when I got admitted, somebody told me, why you have got. I was not knowing it was one of the premium institutes of Asia at that time. It was school of planning. There were only 10 school of planning architecture. आज की डेट में बहुत सारे हैं. So that again it was a supernatural kick basically, which made me to have these combination, the dual combination, and it has really helped. It has not helped me only. I am saying the people with whom who work with me, I have indirectly, that's called, that's by induction, I have inculcated in them sort of जो combination में जिसमें मुझे I have basically practiced civil engineering by virtue of having being a master's. I have learned degree subjects while I was pursuing my master's degree. That was a really life changing decision which happened, and I am very much thankful to Almighty Allah at opportunity. I got an opportunity and I tapped it. सर जैसे आपने कहा कि ये एक्चुअली एक मल्टी डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन था, तो इस तरीके से जो आपने 40 इयर्स की जो आपकी एक्सपीरियंस है पब्लिक वर्क्स में, तो बहुत सारे ऐसे मरहले आए होंगे जहाँ पर इट इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट. तो ऐसे कुछ लम्हात जहाँ पे आपको लगता है कि हमारे करियर की जो है डिफाइनिंग मोमेंट रही होंगी. तो मैं तो एक तो मैंने जैसे आप एक तो डिफाइनिंग में यही है कि आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू माई मास्टर्स बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दैट आई मास्टर्ड माई सिविल इंजीनियरिंग बाय वर्च्यू ऑफ दैट, एंड दैट वाज first defining moment. And then defining moment is that I got an opportunity to I was basically in PSC, I was serial number 1, and it gave me a kick that I can contribute. And then I have an basically if you see my career progression, I have basically served in many departments, maximum departments and maximum sectors where every sector basically throws a different challenge. And then my tenure in GD and Wailu Daksum, those two were really they really gave me an insight into field experience. सर वाइलू और रक्सम की बात चली है, तो सर एक्चुअली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नीचे यानी JEE या AE लेवल से लेकर के चीफ इंजीनियर की लेवल तक पहुंचते हैं, और बहुत कम लोगों को ये एजाज़ हासिल होता है. एक फील्ड में टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व करने से एक लीडरशिप रोल तक, तो क्योंकि एक जगह आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज देनी है और आपने लीडरशिप में प्लानिंग करनी है और मैनेज करना है, तो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? Not only actually, at higher level you have to basically strategize and you have to identify the issues. At lower level you have to execute. there इसमें क्या स्टेज होते हैं, एक स्ट्रेटजी, एक इशू एक आइडेंटिफाई करना. तो इशू में आपके एक इशू में 4-5 प्रॉब्लम्स होंगी. जैसे प्लानिंग प्रोसेस एक्चुअली, एंड देन उस प्लानिंग उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना, और सोल्यूशन के बाद एग्जीक्यूशन. जो आपकी जो फील्ड लेवल फॉर्मेशंस है they are actually meant to go for execution, but at higher level you have to cover all the four rather, and even a feedback type. You have to get a feedback, and then that will become the learning experience for your future endeavors. So I definitely I didn't work as JE, but it never although I was, जैसे आपने अभी सही फरमाया, it was a norm that लगता था कि सब लोग कहते हैं कि JE करने के बगैर आपको डिपार्ट, but thank God that I was a lecturer in engineering college also, but then directly I was an AE. So now without working as a JE, I really could appreciate the issues from the side, because I have a habit of visiting every site and go to the grassroots level.
interact with every down level worker or the functionary, so that you get a feel of because आपके जो डेस्क इंजीनियरिंग है, डेस्क इंजीनियरिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, बट व्हेन यू गो टू फील्ड जो आपकी वहाँ ग्लिचेस आती है, वहाँ जो भी आपके इश्यूज आते हैं, जो दैट्स कॉल्ड आई यूज्ड टू टेल माय सबऑर्डिनेट्स, माय टीम, they are called surgical decisions. Yes, yes. And I have basically I always compare professions. I compare our profession is more of a creative profession, where there are should have a courage to fail, but it's not a hypothetical subjects. Our engineering is not a hypothetical stream. It's a creative stream. तो इसमें ये है कि I will tell them that you are surgeons, you are not physicians. Physician will only tell you that this is the problem. Now you go and operate. Once you open the tummy, or you open the part, when you have already started surgery, you come across some very different situation which may have been missed at say a In the physician's clinical level, observation. as a physician's level. That time you cannot wait and ask such physician. And my I used to tell my junior colleagues and my friends, yeah, they will always I was happy last time also we had a discussion here. I'll telling them, consultants are your tools, don't make tools your decision making apparatus. So similarly now, आज की डेट में जैसे आपकी AI है, judgment has to be yours. So when you are on a surgical table, you open up and you come across a challenge. You cannot wait, and you cannot go to the consultant and tell him, यार इसमें क्या करना है. So this is what basically has been my take always in the field, and while interacting with my team. I have always tried to create a team which basically inculcates a decision making, a surgical decision making attitude towards the problems, right? This is what I have satisfaction that I tried to create a team which can take, which will have a judgment of an engineer. सर बात चली है कि having overall view of so many things and then accordingly to decide. आप your career has spanning on rural roads, चाहे वो PMGSY हो, then national highways, when you are in R&B, and then some major infrastructure projects. तो इन सब में जो है इन्वॉल्वमेंट में challenges in executing such projects, especially terrain of Jammu and Kashmir and urbanization के जो programs हैं उनको लेकर के मैं आपको इसमें थोड़ा ऐड करूँगा. मैंने पहले मेरा इंक्लिनेशन, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग्स, और मेरा इंक्लिनेशन भी टुवर्ड्स बिल्डिंग था. Once I grew up in my career, and I had an opportunity to become an executive engineer of PMGSY. That was a really wonderful experience, working on hill roads, because our mostly our PMGS road were basically constructed on hills. And hills की जो अपनी जियोलॉजी होती है, अपने टेरेन का जो होता है, और उनका ड्रेनेज पैटर्न जो होता है, दैट्स वेरी चैलेंज. तो उस ड्रेनेज पैटर्न, एंड देन उस ड्रेनेज पैटर्न को डिस्टर्ब ना करना, बिकॉज आँख बंद करके कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, they have drainage is the main issue in roads. And that time I basically shifted my focus towards road construction. I used to take a lot of interest in quality control. I know my this testing. That time till then I was thinking that this road sector is not that it is not that challenging. But of course, after working first as an executive engineer in Gulmarg Development Authority, although there we had a mix of in the tourism infrastructure and a bit of road, but extensive road project experience basically came with the PMGSY. And then uska impact, that was really satisfying, right? The impact of PMGSY roads, rural roads, connected, how they have people transformed. I have seen transforming, the community is getting transformed. I have seen, हालांकि अब दो साल में मैं दो साल में आप डिफरेंस नहीं देखते, बट आई एम टेलिंग यू, आई कोट एन एग्जांपल. आई हैव सीन एरियाज चेंजिंग, उनकी इकोनॉमी, उनका स्टेटस चेंज हो रहा था. आई हैव सीन वन एरिया, आई वाज इन बांडीपोरा, वेयर I have seen people, they were not doing anything.
All of a sudden, when जब road बना, then I saw everybody was owning a vehicle, छोटी फोर व्हीलर व्हीकल. सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा, आई हैव रियली सीन इट मेक्स अ डिफरेंस. इट्स अ impetus for development, growth of and then when I shifted to R&B, then we were having one division which I was actually as an R&B chief engineer. I was also serving as a chief engineer for national highway projects. The projects they will entrust to the PWD. तो उनकी rural roads से, although lot of similarities, but the standards, the compliances, they are absolutely, they are extremely different, and that really gave an insight into how much seriousness we have to be for performance based. सर, और अगर देखा जाए जो जब भी नेशनल हाईवेज का कोई भी प्रोजेक्ट NHAI से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को आता है, मोस्टली द प्रोजेक्ट्स आर इन द डिफिकल्ट एरियाज लाइक ब्राउन फील्ड्स एक्चुअली, बिकॉज जो ग्रीन फील्ड्स में हैं वहाँ तो काम खिंच जाएगा, वो खुद देख लेते हैं. बट एक्चुअली जो चैलेंज होता है हमेशा PWD के लिए, दैट इज़ द ब्राउन फील्ड्स. ऐसी कोई याद जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज कोई चोक पॉइंट्स हैं उसमें बेसिकली उसमें यही है. उसमें जो आपकी जो फील्ड लेवल की एक्सपीरियंस जो होती है ना, फील्ड लेवल की एक्सपीरियंस, दैट मैटर्स हाउ टू डील, बिकॉज उसमें आपके स्टेक होल्डर्स जो है, द स्टेक होल्डर्स आर देयर डाइवर्स. द स्टेक होल्डर्स जब डाइवर्स होने से आपके जो एज अ PWD एक्सपीरियंस होती है, वो दैट बेसिकली मैटर्स एट इन दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. बिकॉज green field में you can be a very textbook type of engineer, but in here you have to be administrator, you have to be a motivator, you have to be a you have to be. I have a very great experience which I was basically taking these rural development engineers very lightly, but then I saw in one of the projects I saw a rural engineer who had come from rural development. He had all the years out there, so he came. We had a problem in one road project. It was not getting through. I went there and Exxon told me that we have started work. So I said, how there's a lot of problems. Then there was an engineer who he had a plastered, his leg was plastered. He was just standing there. I said, he's not well. He still comes. So I said, where from he has come? He has come from rural development. This is what I'm essentially telling you, the public interaction, how to deal with public. And you have these brownfield, there you will have stakeholders, and the stakeholders they have different issues. Their logic is different. So that experience which he had basically brought, because rural development engineers have, their connection with the ground is very strong. Very true. They have a very strong connection. And they have a motivating power. They mix with the people. They become their part, and then they resolve the issues. They resolve the issues as they come, as if they are the part of that community. That's the crux of dealing with brownfield type. सर, ये बड़ी मशहूर कहावत है कश्मीरी में, जिनची दिलावरी हिंची जोदोगरी. सो आवर यंग इंजीनियर्स, जैसे आप कह रहे हैं कि फील्ड इंजीनियर्स दे आल्सो नो जादूगरी. यस सर, बात चली रोड्स पे है, तो रोड सेफ्टी के हवाले से या रोड ट्रैफिक के हवाले से जो पूरे देश का अगर देखा जाए, इंडिया वर्स्ट हिट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हवाले से बात करेंगे तो, और जम्मू कश्मीर भी इसमें कोई कम नहीं है. बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के या ख़बरों की बातें हैं, तो कहाँ पर ऐसी गुंजाइश है, द नेसेसरी चेंज in planning and execution that you find that should be implemented? I basically जो मैंने देखा कि एक्सीडेंट्स दो सूरत में होते हैं. एक तो इफ़ यू हैव वेरी गुड रोड्स एंड इफ़ यू हैव वेरी बैड रोड्स, राइट. तो बैड रोड्स में यही होता है बेसिकली, वो बैड रोड में आमतौर पर पार्ट होल टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स है, वो तो दैट दे आर वेरी कॉमन. देयर वी हैव टू बेसिकली सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द व्हीकल. इन good roads you have to basically enforcement and education is very important. Vehicle safety, design of vehicles are very important. And then हमारे यहाँ के जो particularly hill roads में जो है, the accidents take place because of our terrain, I have there are some things which basically we ignore. The geographical conditions, what appears to be okay, it's not okay. Geometrics in road in hill roads is very important from safety point of view.
Then again, education, which is the most important. If we educate people from schools, basically, that's our driving sense. Our people. Uh, if it be, there's a basically there's a that what you call that portal is there where they analyze. I was also basically going through that many a time. I hardly saw anything related to the bad roads. There was, because they are categorized. This The integrated road accident data. yeah. But I don't know now. I don't have access to that data, but it will be always good for engineers to study that and study that seriously and see what is the causes of accident. But I'm very much sure that the causes of accident are much more than what is being mentioned. what is being related to roads. जो मेरा experience था I was very much following it. I have tried to make our team very much sensitive towards the digital Initiatives. Yeah. Very true, sir. I have tried to introduce lot of smart working in department. And I used to do it myself, that time बहुत सारे लोगों को इनका नहीं था, लेकिन मैं टीम के साथ मिलके वो डाटा मैं खुद भी एक्सट्रैक्ट करता था. Seldom I saw there's a road safety issue, there's a accident issue related to the road. ड्राइवर की लापरवाही. बहुत सारे driver, vehicle, the third party, or the environmental issues. There are environmental issues. Certainly. And then lot of studies, lot of education, lot of training is required to be done. Of course, road safety elements which we require, and that's a now mandatory part of our highway construction. And we have done it also. In here also we have done it, where we have analyzed, we have basically got the feedback from stakeholders, observations, and we have really we have tried to basically implement black spot. Black spot identification is very difficult, and it really needs a lot of training. It's not very easy, but that I don't know that portal how much it is now working, but it is a very good tool to analyze these things. Sir, and on the basis of that we work. इस हवाले से आपको और अपने व्यूवर्स को भी ये बताएं कि हम वी हैव रिसेंटली ट्राई टू एनालाइज द डेटा फ्रॉम आईरेड एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट द ब्यूटी ऑफ दैट पोर्टल इज़ कि आपको दिन के हर एक अलग अलग जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से आपको मिल रहा है डेटा, और क्या लाइट कंडीशंस क्या थी उस टाइम पे, कर्व कैसा था, वो सारी चीज़ें. देन डेफिनेटली इट नीड्स, जैसे सर ने कहा कि it needs a lot of capacity building, and reorientation of mind is a very important thing, and for that policies definitely make changes. Sir, आपको क्या लगता है कि जो policy making है for capacity building of in-house या बाहर जाने के लिए जो existing जो हमारा मैन पावर होता है वो कितना ज़रूरी है capacity building और policies में changes, ताकि अगर आवर इंजीनियर्स, जैसे आप PMGS में रहे हैं और वहाँ नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोविज़न है, बजटिंग अलग से है, तो क्या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी ऐसा होना चाहिए और उसका क्या मैकेनिज्म? ये बेसिकली जो आपने बोला कि हम अनफॉर्चुनेटली we treat engineers only we are considering them as only executors. We should have engineers in policy making, because policy making basically addresses the issues. We are only most of us, we concentrate on problem solving techniques. We give only solutions to a problem, but the problem is actually outcome of an issue, and issue is a policy making decision where you have to address a particular issue. It may not be that particular, addressing a particular problem may not issue, because there are multiple problems in an issue. This policy making engineers should be a part of it, and then this what you call capacity building, to use the smart tools, because there will be an integration of policy and execution and the feedback. There's a lot of need for capacity building and enhancement, and then you have to give a room, you have to give room for people to make mistakes.
if you don't make it, if you don't allow them, you cannot, a leadership, it doesn't mean that you are asking them to, because they will not take risk. You are basically choking the people. I was just reading that an organization doesn't, they don't lack talent, they don't lack manpower, they don't lack resources, they lack oxygen. They don't have oxygen. They cannot breathe. There's, you cannot talk. No, you should make people inculcate a habit of asking questions. Asking questions. You have to say no, but no culture is not here. It's not fine. It's not there. So these things, they come. If you don't give oxygen to the people, and then, as you rightly said, as you have pointed out, that you should give space for people to fail. If you are making them accountable, they will never make a creative attempt. Things. Creative attempt तो होगा ही नहीं ना. Your solutions will never come. You will be basically repeating what has happened. जो आप पीछे से करते आए हैं ना, वही तो करेंगे. वही syllabus complete. हाँ, because you will not venture. हमारे पास बहुत talented लोग हैं, लेकिन वो फिर वो देखते हैं उसकी repercussions क्या होगी. तो उसकी repercussions के हिसाब से then the creativity dies. सो नाइस सर, बहुत खूबसूरती से आपने ये बताया कि प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में ही हमने इस चीज़ का एक जवाज़ रखना है. सर बात करेंगे, आपका अर्बन प्लानिंग का बैकग्राउंड है, तो आज के इस दौर में करंट जो ट्रेजेक्टरी है श्रीनगर की, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, व्हाट अर्बन डेवलपमेंट इन दिस सिटी ऑफ श्रीनगर कैसे जा रही है? ये बेसिकली वही, वी आर बेसिकली SOS, जहाँ दर्द वहाँ पेन किलर. वी डोंट गो इन द रूट कॉज. तो मैं पहले से भी कह रहा हूँ आपको, इश्यूज वी डोंट एड्रेस इश्यूज, वी आर सॉल्विंग ओनली द प्रॉब्लम. वी आर वेटिंग फॉर प्रॉब्लम्स टू कम and we give the solution. I think we have to prevent the problem. Preventing problem is the it's the crux. If you have to basically, you have to solve the problem. Where from the problem it is coming? For example, traffic is coming. Why traffic is coming? That is the question. We manage the traffic. Widening of road is no solution. We are very painkillers only. We are not looking actually the root कहाँ से? Yes, root cause. We have to basically address the root cause. अर्बन प्लानिंग में भी रूट कॉज देखना होता है. अब रूट कॉज में भी वही है कि some planners think, planners are taught like, they want to revamp whole city. They want to repair. It is not possible. Budgetary, it is not possible. Then a new subject basically emerged, that's called urban design. In urban design, they basically take a pocket, and they design, they make it as a sample model. So then things will flow. This is how basically we should address our urban problems. We have not you have not to make it as a non-scalable mountain. सर अर्बन प्लानिंग जैसे आपने कहा कि एक मॉडल बनना है पूरे देश में. आज की डेट में स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, और उस स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है. उस कॉन्टेक्स्ट में J&K कहाँ है, स्पेशली श्रीनगर की सिटी? Kuch, yes, some measures have been really good, but उसका sustain करना बहुत important है, और इसीलिए एक integrated है. I'll tell you about these smart buses. This is also a very good solution, but unfortunately because of different policies it has basically been derailed. इसका क्या था, इसकी जो efficiency बढ़ानी थी, इसकी जो, because you have to make life smart. You have not to basically create only smart infrastructure. You have to make the life easy. Making life easy is actually smartness. You have to make travel comfortable, less travel, Accessible things. So it is all integrated. I don't find lot of integration, although individual elements have come up, but integration is lacking. Unless there's an integrated effort, you cannot have a smart city. Smart city is smart laying. सर क्वालिटी एश्योरेंस और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहमियत रखते हैं. आज की डेट में आपको क्या लगता है, व्हाट आर द गैप्स डू यू ऑब्जर्व इन दिस करंट सिनेरियो एंड हाउ दैट कैन बी? गैप्स ये है कि बेसिकली we cannot have fit for all, one size for all. हमें बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल में देखना है, if something is happening, why it is happening. वो we are lacking in. क्वालिटी एश्योरेंस में ये नहीं होता है कि जो बुक में है
definitely वो नहीं हुआ तो fail. You have to see why it has failed. Why we are failing in a particular say एक material में. एक तो alternative भी नहीं देखते ना. Basically sometimes why quality is compromised at time. We basically see quality vis-a-vis the specifications. We don't see quality vis-a-vis the performance. In different situations the performance can be different. So but what we are using fit for all size. There we lack R&D, research and development, and then again application of mind in the field, and then feedback. That mechanism is missing. That mechanism is missing. For example, अगर आप किसी रोड पे काम कर रहे हो, आपके पास जो आपके पास आपका ये लोड आ रहा है, ये कम टेम्परेचर में आ रहा है. इसका रीज़न देखो यार, इसका रीज़न देखो. इफ देयर इज सम रीज़न यू एड्रेस द रीज़न. वो हम क्वालिटी को कहते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई ये वापस ले जाओ, विदाउट फाइंडिंग द रीज़न. Because it is very difficult, you cannot in this environment, in this scenario, you cannot ensure quality. You have to basically be a hand-holding person. You have to, as a quality assuring team, you have to be hand-holding rather than as a policeman. So इसमें क्या है, हर एक चीज़ में, even material में, if you are finding some problem is there, sit on it, find a reason and give a solution. सर आपकी शख्सियत से हर एक इंजीनियर जो सर्विंग है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, चाहे वो जम्मू में है या कश्मीर में है, सब आशना है आपसे. आप उन सब के लिए कि वो हाउ देयर रोल शुड बी इन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उनको कैसे देखना है सो दैट वो जो आगे जाकर आप जैसे बेहतर इंजीनियर से हमसे अच्छे इंशाल्लाह बनेंगे. क्योंकि इनके पास जो आज के इंजीनियर्स हैं, दे शुड बी लकी. Although they have a lot of stresses, हर एक टाइम में अपना स्ट्रेस होता है, अपनी वो कहता है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं इनके पास. लेकिन एक चीज़ आज की डेट में इनके पास इंफॉर्मेशन है. देयर इज एन एक्सप्लोजन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. एवरीथिंग इज ऑन ए क्लिक. सो दे शुड बी abreast with what is happening around, and then they should have a courage to utilize these new technologies, and they should make a hard work and sincere work. If they are sincere, they are hardworking, and they rely on their judgment, not sublet their judgment to the books or consultants or say tools. It is I will basically, the message to my young engineers is that please be field engineers with lot of information, lot of tools available with you, but don't make it eccentric. Don't be only a information loaded engineer or only field loaded without information. You cannot have, unless you have a hybrid of this, and your judgment is what is basically your infrastructure is actually shaping the future. अगर आप आज की डेट में कोई इंटरसेक्शन बनाते हो, इस इंटरसेक्शन को कितने लोग यूज़ करेंगे और इसका इम्पैक्ट आगे जाकर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Anything you build is not only concrete and steel. You are building a future vision. You are building a habit. Habit. For example, I make a house. I am basically changing the habit of the people. Very right, sir. सर बात हुई कैपेसिटी बिल्डिंग की, बात हुई जो है जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने उस सांचे में ढलना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो इंस्टीट्यूशंस लाइक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इसका क्या रोल रहेगा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग और जो एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में या जल शक्ति डिपार्टमेंट में या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में, हाउ इट कैन प्ले अ रोल? Engineers is a initial body of engineers. It can make a lot of impact because इसकी जो बात है ना, तो when you talk as an individual, it may not carry weight. When you are talking as an institution itself means a think tank. It's a leadership think tank. So a leadership think tank can make a difference. They can identify the issues and deliberate upon it and impress upon the decision makers, because decision makers are finally the authorities, but we have a lot of role as an institution engineer. We should be very much interactive to every issue, every project, every effort. And उसमें क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग उसी में आएगी ना. फिर अभी फॉर एग्जाम्पल यू आर सजेस्टिंग समथिंग,
But you are not telling them who will bail the cat. You may tell them, okay, well, let us bail the cat. Once the cat comes, we will be alert. But you have to give them a solution how to bail the cat. You have not tell them only Belling the cat is You have to solution. tell them how to bail the cat. Very right, sir. Finally, based on your experience, what message you would like to give to the viewers of Institution of Engineers, viewers of engineers in government as well as private sector, and especially the students? I'm telling that I will be basically my message to all viewers. Mostly they will be our engineer brethren and our fraternity. They have to be open to the logic and see what they are building. They should not only see what they are building, for whom they are building, and what is the intent of that what they are building, and then be abreast with what information is required, what inputs are required for making that end product useful to the society, to the public in general, and resolving the issue for which it is intended to be made. सर रियली बहुत ही ज़्यादा उम्दा आपसे बात करने में जो एक फ़क्र अलग से महसूस होता है ऐसे लीजेंडरी इंजीनियर्स के साथ बैठना। और मैं खूब जानता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी आपकी इस गुफ्तगू से फैज़याब होंगे। थैंक यू फॉर कमिंग दिस पॉडकास्ट। Thank you.